अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज के दिन हम बात करेंगे। आज के दिन सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री। क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। हम चैप्टर नंबर 7 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी हैं। आज के दिन हम फोर्थ वीडियो कर रहे हैं जिसके अंदर हम कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन इसके बारे में बात करेंगे। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, यानी कि आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा होगा। हर मेटल को जंग लगता है, हर चीज़ को जंग लगता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है या मॉइस्चर से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हवा की मौजूदगी में, मॉइस्चर की मौजूदगी में या एसिड्स की मौजूदगी में वो मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और उनके इस रिएक्शन की वजह से हार्मफुल मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना लेगा। इसको हम बोल सकते हैं कि आयरन को, लोहे को जंग लग गया। ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स की जो लेयर्स होती हैं ये पोरस होती हैं, यानी कि इसके अंदर आप समझ लें कि खाली जगह होती है। पोरस मतलब उसके अंदर खाली जगह होती है। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर खाली जगह होती है और ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये फिर दोबारा फर्दर रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, जिसकी वजह से दोबारा एक और मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है और इस तरह से ये लेयर्स बनती चली जाती हैं। इस तरह हम बोल सकते हैं कि उस मेटल को जंग लगता ही रहता है। ये चीज़ कहलाती है कोरोजन ऑफ मेटल। अब बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये है, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना लेकिन लोहे को। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे को जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये है कि लोहे को जंग लगना। किसी और मेटल पे अगर जंग लगेगा तो हम उसको बोलेंगे कोरोजन, लेकिन अगर आयरन को जंग लगेगा, लोहे को जंग लगेगा तो हम बोलेंगे रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग की जो टर्म है वो सिर्फ आयरन के साथ में मखसूस है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोरोजन ऑफ आयरन, यानी कि अगर लोहे को जंग लगेगा तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आयरन जो है, लोहा जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या वाटर। हवा की मौजूदगी में या वाटर की मौजूदगी में ये जो आयरन है ये एक रिएक्शन करता है ताकि क्या बना ले, आयरन ऑक्साइड बना ले, Fe2O3 बना ले। ये पूरा रिएक्शन कहलाता है Fe2O3। अब यहाँ पे ये रिएक्शन बना ले Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बना ले डॉट NH2O। ये चीज़ कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टेड सरफेस है आयरन की, वो बेसिकली कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती टू अंडरलाइंग आयरन, यानी कि जब आयरन की ऊपरी सतह को, लोहे की जो ऊपरी सतह है अगर इसको जंग लग जाता है तो अंदर वाले लोहे को भी जंग लगता रहता है, क्योंकि ऊपर वाली सतह नीचे वाली लेयर को कोई प्रोटेक्शन फराहम नहीं करती। अगर ऊपर को जंग लगेगा तो जंग नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आता ही रहेगा। तो इवेंचुअली सारा का सारा लोहा वो रेडिश ब्राउन रस्ट के अंदर या रेडिश ब्राउन, आप इस तरह समझे, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पूरे के पूरे लोहे को जंग लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जो आयरन है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अगर, तो इस तरह से Fe+2 आयन बना लेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस तरह से भी कर सकता है। और ये आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, Fe+3 आयन भी बना सकता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो metallic surfaces with high moisture contents acts as cathode and reduces atmospheric oxygen to OH minus ions। बेसिकली बता रहे हैं कि जो मेटेलिक सरफेस होता है, जैसे ये Fe+2 आयन है ना, अब इसकी मेटेलिक सरफेस जो है वो एक तरीके से कैथोड के तौर पे काम करेगी। और यानी कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देगी। वो इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देगी। तो यही बताना, जैसा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और वाटर और इन सब ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये कन्वर्ट होगा OH माइनस आइंस के अंदर। अब यहाँ पे होगा क्या कि FeOH3 भी बन सकता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, या लोहे को सिंपल जंग भी लग सकता है। ठीक है ना। अब देखें, अब अलॉय का प्रोसेस है। अलॉय क्या कहलाता है? अलॉइंग है बेसिकली मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। अलॉइंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल्स को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स करते हैं टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट देम टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलिजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलिजन। जंग लगने से बचाने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। जैसे कि फॉर सपोज अगर हम स्टील की बात करते हैं, जो स्टील है
स्टील के अंदर आयरन भी शामिल होता है, स्टील के अंदर क्रोमियम भी शामिल होता है, स्टील के अंदर क्रोमियम भी शामिल होता है, सही ना, क्रोमियम। और स्टील के अंदर निकल भी शामिल होता है। तो आयरन, क्रोमियम और निकल ये सब मिलकर स्टील बनाते हैं। तो स्टील जो है वो एक अलॉय कहलाएगा। अब इस स्टील को जंग नहीं लगेगा, लोहे को जंग लग सकता है, क्रोमियम को जंग लग सकता है, निकल को भी जंग लग सकता है, लेकिन स्टील को कभी जंग नहीं लगेगा, तीनों के मिक्सचर को जंग नहीं लगेगा। ये जो मिक्सचर होता है ये कहलाता है अलॉय। अब अलॉय बनाते कैसे, हम इन मेटल्स को मेल्ट करते हैं, हम इन मेटल्स को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद इनके मोल्टेन सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो अलॉय बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। अलॉय की जो फॉर्मेशन है वो मेटल को प्रिवेंट करती है, मेटल को रोकती है, जंग लगने से बचाती है, बाय रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन की एबिलिटी को कम करती है। तो इस तरह से जो हमारे पास अलॉय होता है उसको जंग नहीं लगता। ठीक है, अगर हमने किसी और मेटल को जंग लगने से बचाना है, हमने आज के दिन क्या पढ़ना है, हमने आज के दिन पढ़ना है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जंग कैसे लगता है और जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए मेटेलिक कोटिंग की जाती है। मेटेलिक कोटिंग का मतलब ये है कि ऑल मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग इट्स सरफेस विद अदर मेटल्स। देखिए सारे के सारे मेटल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता है। किस तरह से, कि अगर हम उन मेटल्स की कोटिंग करते हैं ऐसे मेटल्स के साथ में जिनको जंग नहीं लगता, अगर हम, या उनको जंग लगता है तो यूनिफॉर्म लेयर बनती है, सही ना, आपको समझाता हूँ अभी। सारे के सारे मेटल्स को जंग लगने से बचाया जा सकता है अगर हम उन मेटल्स के ऊपर कोटिंग करते हैं, अगर उन मेटल्स की सरफेस के ऊपर कोटिंग करते हैं किसी और मेटल की, जैसे कि अगर हम टिन की कोटिंग कर दें या जिंक की कोटिंग कर दें, तो मेटल्स की कोटिंग करना किसी दूसरे एक मेटल की कोटिंग करना दूसरे मेटल की सरफेस के ऊपर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया, लोहा हो गया, इस लोहे को इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है, इस आयरन के ऊपर प्लेटिंग की जा सकती है। जैसे लोहे की रॉड है, मान लें कि ये लोहे की रॉड है, इस लोहे की रॉड के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग की जा सकती है। जैसे कि इस मेटेलिक रॉड के ऊपर मैंने क्या किया, मान लें कि मैंने जिंक की कोटिंग कर दी या आयरन की कोटिंग कर दी, तो ये मेटेलिक रॉड, अंदर वाली जो रॉड है लोहे की, वो सेव हो जाएगी। अब हम कोटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम से कर सकते हैं, निकल से कर सकते हैं, सिल्वर से कर सकते हैं, टिन से कर सकते हैं, जिंक से कर सकते हैं, ये सब मेटेलिक कोटिंग के अंदर आता है। एक चीज है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, कैथोडिक प्रोटेक्शन मैं आपको देखिए मेटेलिक कोटिंग अभी फर्दर और समझाऊंगा, लेकिन कैथोडिक प्रोटेक्शन समझते हैं। जैसे कि हमारे पास, सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक मेटल है आयरन का, अगर हमारे पास ये मेटल है आयरन का और इस मेटल के आयरन को मैंने बचाना है, मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है, तो इस आयरन के मेटल के साथ में मैं एक और मेटल जोड़ दूंगा, मान लेते हैं मैग्नीशियम का। तो होगा क्या कि जो मैग्नीशियम है ये हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है। तो जब मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, जबकि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि एक तरीके से ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या कि हम इस तरह से करेंगे कि मैग्नीशियम को एक तरीके से हम एनोड बना देंगे और आयरन को एक तरीके से हम कैथोड बना देंगे, कैथोड बना के हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, मैग्नीशियम की बल्ली देके मैग्नीशियम की बल्ली देके आयरन को बचाएंगे, लोहे को बचाएंगे। ये सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइप्स। जो कैथोडिक प्रोटेक्शन का तरीका है, कैथोडिक प्रोटेक्शन को अप्लाई किया जाता है अंडरग्राउंड पाइप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंडरग्राउंड पाइप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जमीन के अंदर जो पाइप्स हैं, जमीन के अंदर जो टैंक्स हैं या ऑयल रिग्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैथोडिक प्रोटेक्शन का तरीका यूज करते हैं। किस तरह से, कि हम जिन मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करना होता है हम उन मटेरियल्स को कैथोड बना देते हैं, और जो एक्टिव मेटल होता है यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, हम उसको एनोड बना देते हैं और हम उसको आयरन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो एक्टिव मेटल्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जबकि दूसरे मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेते हैं, दूसरे मेटल्स को रोकते हैं ऑक्सीडाइज होने से, दूसरे मेटल्स को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। यानी कि जो एक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, इनको ये अपनी कुर्बानी देते रहते हैं और जो आयरन होता है उसको बचाते रहते हैं। इस तरीके से ये कैथोडिक प्रोटेक्शन काम करती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कैथोडिक प्रोटेक्शन का तरीका बताया हुआ है कि यहाँ पे मान लें कि हमारे पास ये कैथोड जो है वो आयरन हो गया
और इस तरह से ये एनोड जो है, सपोज कर लें कि ये मैग्नीशियम हो गया, तो होगा क्या, मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो कैथोड पे आकर डिपॉजिट होते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक पाथ इस तरह से चलता रहेगा। इस तरह से आयरन कभी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, जबकि ये जो एनोड है यही ऑक्सीडाइज होता रहेगा। इस तरीके से ये कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ मूव करवाते हैं। हम हाईली रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ मूव करवाते हैं और इस तरह इस मेटल को बचाते हैं। सिंपल है, आपने पहले समझ लिया, काफी है। अब देखें, पेंट से कोटिंग कर सकते हैं। पेंट से कोटिंग करने का मतलब यह क्या है, हमारे पास एक आयरन की रॉड है, इस आयरन की रॉड के ऊपर आप पेंट कर दें, इस आयरन की रॉड के ऊपर आप पेंट कर दें, जैसे कि आप पेंट कर दें या आप इसके ऊपर ऑयल लगा दें, ग्रीस लगा दें, तो तब भी ये हमारे पास मेटेलिक रॉड अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, द मेटल इज कॉमनली कोटेड, किसी मेटल को कॉमनली कोट किया जा सकता है किसी पेंट से, ताकि हम उसको रोक सकें कोरोजन से, यानी जंग लगने से हम उसको रोक सकें। जो पेंट होता है वो प्रिवेंट करता है मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में या मॉइस्चर के साथ में, दूसरे हार्मफुल केमिकल एजेंट के साथ में। पेंट जो होता है वो मेटल को रिएक्ट करने से रोकता है। तो मेटल इस वजह से ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाता है, ना मेटल मॉइस्चर से रिएक्ट कर पाता है, ना मेटल हार्मफुल केमिकल एजेंट से रिएक्ट कर पाता है। इस तरह उस मेटल को जंग नहीं लगता और वो जंग लगने से बच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील की, या हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या टिन प्लेटिंग की बात करेंगे। सिंपल देखिए, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास एक मेटल है, मान लें कि ये मेटल है, इस मेटल को प्लेट करना है, इस मेटल को हमने प्लेट करना है। तो जिस मेटल के ऊपर हमने डिपॉजिशन करनी है, जिस मेटल के ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है, उस मेटल को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, उस मेटल को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, उसको हम बना देंगे कैथोड। ठीक है, और इसी तरह से जिस मेटल की कोटिंग करनी है, जैसे कि अगर मान लें मैंने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करनी है, टिन की कोटिंग करनी है, जैसे सपोज टिन की कोटिंग करनी है, ये हो गया मेरे पास टिन हो गया, सही ना। अगर मैंने टिन की कोटिंग करनी है तो मैं टिन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूंगा, ठीक है, और टिन को बना दूंगा एनोड। जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको एनोड बनाएंगे, जिस मेटल पर कोटिंग करनी है उसको हम कैथोड बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, अगर मैंने टिन को एनोड बनाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लूंगा, इलेक्ट्रोलाइट ले लूंगा, टिन क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो टिन के आयंस, यानी कि एनोड पे टिन के आयंस है, ये एनोड ऑक्सीडाइज होगा, एस एन ऑक्सीडाइज होगा, Sn+2 आयंस के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब यही Sn+2 आयंस यहाँ एनोड से निकल के कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो Sn+2 आयंस जब कैथोड पे आके डिपॉजिट होगा, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट होगा Sn मेटल पे। इस तरह होगा क्या, वक्त के साथ साथ इस कैथोड वाली प्लेट के ऊपर हर चारों तरफ से टिन आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टिन की कोटिंग कर देंगे आयरन के ऊपर, ये चीज़ कहलाती है टिन प्लेटिंग। अगर आपने जिंक प्लेटिंग करनी है तो हम जिंक प्लेटिंग में क्या करेंगे, जिंक को क्या बनाएंगे, तो बिल्कुल सही फरमाया, जिंक प्लेटिंग में हम जिंक को एनोड बनाएंगे, और जिस मेटल के ऊपर प्लेटिंग करनी है उस मेटल को हम बना देंगे कैथोड, जिस मेटल पर कोटिंग करनी है उसको हम बना देंगे कैथोड। अगर हमने क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है तो क्रोमियम को एनोड बनाएंगे, और जिस मेटल पर कोटिंग करनी है उसको बना देंगे कैथोड। अगर हमने टिन की प्लेटिंग करनी है तो हम टिन को बना देंगे एनोड और मेटल को बना देंगे कैथोड। इस तरह से चलेगा। तो देखिए, मैंने आपको एक ही में सब कुछ समझा दिया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टील स्पून को हम टिन प्लेटिंग कर सकते हैं, स्टील स्पून के ऊपर हम टिन प्लेटिंग कर सकते हैं। कैसे, कि हम एक एसिडिफाइड टिन सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ले लें, एसिडिफाइड टिन सल्फेट ले लें, या हम लोग एसिडिफाइड टिन सल्फेट का मतलब ये है कि हम SnSO4 ले लें, या फिर हम क्या ले लें, या फिर हम ले लें SnCl2 ले लें, इनमें से कोई सी एक चीज़ ले सकते हैं। तो टिन मेटल जो होगा हम उसको एनोड के तौर पे यूज़ करेंगे, और स्टील का स्पून या जिस मेटल की भी हमने, जिस मेटल के ऊपर हमने कोटिंग करनी है, जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है उसको बना देंगे कैथोड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, तो टिन के आयन जाके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे और टिन मेटल की तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे, और टिन का जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली अपने आयन्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एनोड से जो टिन के आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे कैथोड पर, वही टिन के आयंस जाके डिपॉजिट हो रहे होंगे, और इस तरह से सारा का सारा टिन कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पूरी इक्वेशन बताई हुई है क्या है,
हमारे पास एक तरीके से जो टिन सल्फेट है, एस एन सल्फेट है, ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और SO4-2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें टिन से ये वाली इक्वेशन से लेना देना है कि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर ये टिन अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। कैथोड पर यही टिन के आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके टिन मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। जिंक प्लेटिंग के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप बिल्कुल सही समझे। जिंक को हम बना देंगे एनोड, जिंक को हम बनाएंगे एनोड और जिस मेटल के ऊपर प्लेटिंग करनी है उसको बना देंगे कैथोड। सेम रिएक्शन है, सेम चीज़ है, इसलिए दोबारा बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम जिंक को इलेक्ट्रोलाइटिकली कोट करते हैं किसी और बेस मेटल की सरफेस पर। ये प्रोसेस कहलाता है जिंक प्लेटिंग, या इसका एक और नाम भी है, वो नाम है गैल्वेनाइजिंग। इसके अंदर होता क्या है कि हम पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम जिंक साइनाइड, इसको हम एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि वो जिंक आइंस प्रोड्यूस करे। लेकिन आप इस तरह समझ लें आसान आसान लफ्ज़ों में कि जिंक मेटल जो एनोड पर होता है, वो जिंक मेटल को हम बेसिकली एनोड के तरीके से बिहेव करते हैं, और अगर हमने किसी मेटल को, जैसे कि स्टील है, तो उसको कैथोड पे ले जाके जोड़ देंगे और वो कैथोड की तरह से बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर जिंक के जो आइंस हैं वो जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर, और जिंक के जो आइंस हैं, जिंक जो है बेसिकली एनोड, जिंक जो एनोड के तौर पे हमने लगाया था, वो जिंक बेसिकली अपने आयंस के अंदर Zn+2 आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं कि एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ये वाला रिएक्शन हो रहा है, जिंक के आयंस, जिंक अपने आयंस के अंदर टूट रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। इस तरह से यही जिंक के आयंस कैथोड पर जा रहे हैं और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापसी जिंक मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यह इस तरह से एनोड से जिंक के आयंस निकलेंगे और कैथोड पे आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह जो भी कैथोड वाली प्लेट होगी वो जिंक प्लेटेड हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर लिखिए स्टूडेंट, इसके अंदर भी सब कुछ सेम होगा। सिल्वर को हम एनोड बनाएंगे, जबकि जिस मेटल की ऊपर कोटिंग करनी है उसको कैथोड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन दिस प्रोसेस सिल्वर मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिकली किसी स्टील की सरफेस के ऊपर कोट करना चाहते हैं, या हम किसी और मेटल के ऊपर कोट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है कहलाता है सिल्वर प्लेटिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम करेंगे क्या क्या, कैथोड, यहाँ पे एनोड पे ये जो सिल्वर होगा, एनोड पे सिल्वर अपने आयंस के अंदर टूटेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यही सिल्वर के आयंस जाके कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होंगे। कैथोड पे पहुंच के सिल्वर के आयंस अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर मेटल पे कन्वर्ट होंगे और ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरा रिएक्शन काम करे। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा वो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड होगा। स्टूडेंट्स क्रोमियम प्लेटिंग के अंदर क्या होगा कि हम क्रोमियम को Cr को हम एनोड बनाएंगे और इस मेटल को हम कैथोड बनाएंगे। यही पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। द प्रोसेस इन विच क्रोमियम इज कोटेड इलेक्ट्रोलाइटिकली एट द सरफेस ऑफ अदर बेस मेटल। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्रोमियम की कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली किसी और बेस मेटल के ऊपर, तो ये जो कोटिंग है ये कहलाती है क्रोमियम प्लेटिंग। यहाँ पर भी कुछ इस तरह के रिएक्शन होते हैं क्रोमियम प्लेटिंग में। सबसे पहले तो हम क्रोमियम सल्फेट यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम के आयंस में, और इसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट के आयंस में। तो ये जो क्रोमियम के आयंस हैं, क्रोमियम के आयंस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होंगे और इस तरह कैथोड पर क्रोमियम आयन की डिपॉजिशन हो जाएगी। सिमिलरली एनोड पे जो क्रोमियम है, मैंने बताया था ना क्रोमियम एनोड के तौर पे काम करेगा, तो एनोड पर जो क्रोमियम है वो अपने आयंस के अंदर, यानी कि क्रोमियम आयंस के अंदर Cr+3 आयंस के अंदर टूटता रहेगा, साथ में ये इलेक्ट्रॉन अलग होते रहेंगे, यही क्रोमियम के आयंस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होते रहेंगे। इस तरह कैथोड की प्लेट पर होगा क्या कि कैथोड की प्लेट पर हर तरफ से क्रोमियम के आयंस आके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये क्रोमियम की प्लेट जो है, क्रोमियम, ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहलाता है क्रोमियम प्लेटिंग। और ये जो क्रोमियम प्लेटिंग है, क्रोमियम प्लेटेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है ऑटो पार्ट्स के अंदर, यानी कि गाड़ियों की इंडस्ट्री के अंदर, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर क्रोमियम प्लेट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे चेन कवर के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग हुई हुई होती है और दूसरे पार्ट्स के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग हुई हुई होती है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर दिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।